स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास और 9th क्लास। हम लोग जो है वो पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास एक दिन आपकी डिले हो गई, ले नहीं पाई मैं किसी कारणवश, और फिर एक दिन संडे ऑफ हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब लेसन को। हम लोग जो है पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषताएँ पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने गैसीय अवस्था देखी, ठोस अवस्था देखी, द्रव अवस्था देखी। उसके बाद हम ये टॉपिक देख रहे थे कि क्या पदार्थ जो है वो अपनी अवस्थाएं बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो पदार्थ की अवस्था प्रभाव या अवस्था बदलने पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, बर्फ़ वाला हम लोगों ने देखा क्रियाकलाप के। हमने सबसे पहले बर्फ़ ली, फिर उसके अंदर हमने एक थर्मामीटर लटकाया था, प्रयोगशाला थर्मामीटर या तापमापी लटकाया। फिर उसके बाद हमने बर्फ़ डले बीकर को धीरे धीरे से नीचे से हीटअप करना चालू किया, गर्म करना चालू किया। तो हमने देखा कि जब तक संपूर्ण बर्फ़ नहीं पिघल गई तब तक जो है वो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा नहीं। यानी हमारे द्वारा दिया गया ताप कहाँ गया, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जब पदार्थ के कण जो है, जब हम लोग किसी पदार्थ को ताप देते हैं और पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, तो उस दौरान हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा जो है वो पदार्थ के कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पदार्थ के कण इसे अवशोषित करके और अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर वो अपने ही स्थान पर तेज़ी से कंपन करने लगते हैं बच्चों। जब कंपन करते हैं, एक समय ऐसा आता है हीटअप करते करते या गर्म करते करते कि हमारे द्वारा दी गई जो ऊष्मा है वो इतनी अधिक हो जाती है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो भी आकर्षण बल होता है, जैसे हमने ठोस को गर्म किया है, बर्फ़ ठोस है, आकर्षण बल होता है, उसको वो ऊर्जा पार कर जाती है, यानी उससे अधिक हो जाती है। अधिक होने का कारण क्या होता है कि उनके बीच की बॉन्डिंग या जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है। टूटने से कण जो है वो फ्री हो जाते हैं या स्वतंत्र हो जाते हैं और मुक्त बहना स्टार्ट कर देते हैं, गति शुरू कर देते हैं, और अंततः पदार्थ क्या हो जाता है, इस समय इस टेम्परेचर पर या इस तापमान पर जो है वो ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ये भी बताया था मैंने कि जिस किसी फिक्स टेम्परेचर पे या जिस किसी निश्चित तापमान के ऊपर एक ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है, बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, यानी बर्फ़ पिघल चुकी है, जल बन चुका है, अब हम लोग और गर्म करते रहेंगे इसी बीकर को। तो अब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करेंगे ना, क्योंकि और अधिक ऊष्मा देंगे तो कण जो है उनकी गति और बढ़ेगी। तो अब इस जो थोड़ा बहुत आकर्षण है उसको भी वो पार कर जाएंगे, और अब दूसरी अवस्था से क्या आएगी, एक नई अवस्था आएगी। यानी कण इतनी अधिक स्वतंत्र गति करेंगे कि वो द्रव अवस्था से भी कहाँ चले जाएंगे, गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव जो है वो गैस में बदलना शुरू हो जाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, देखो क्वथनांक की परिभाषा आएगी, गलनांक की और क्वथनांक की परिभाषाएं पूछी जाती है। गलनांक का मतलब गलना या पिघलना होता है, तो वो तापमान जिसके ऊपर ठोस पिघलकर द्रव बनता है गलनांक होता है। और यदि कोई द्रव किसी तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक की परिभाषा है, क्वथनांक समष्टि का गुण है, द्रव यानी पदार्थों का गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, वाष्प में। वाष्प क्या है, गैसीय अवस्था है। जल के लिए यह तापमान, देखो जल का क्वथनांक क्या है, 373 केल्विन या 100 डिग्री, 373 केल्विन या 100 डिग्री पर, है ना। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू करता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू करता है, और अगर हम लोग केल्विन में कहेंगे तो 373 केल्विन ताप है वो। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। देखो पहले हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था कि 1 किलो ठोस को वायुमंडलीय दाब पर पिघलाने के लिए जितनी भी ऊष्मा देते हैं हम लोग, वो उस पदार्थ में छुपी रहती है, और उसको संगलन की गुप्त ऊष्मा या सुषुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 1 लीटर कोई भी द्रव है उसको आप गैस बनाने के लिए जितनी भी ऊर्जा देते हो वो उसमें छुपी हुई रहती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। 373 केल्विन या 100 डिग्री तापमान पर आप
भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। यानी अगर हम लोग 373 केल्विन के ऊपर भाप की और जल की ऊष्मा देखें तो भाप से अधिक जलेगा, भाप में ज़्यादा होगी, क्योंकि भाप बनाने के लिए हमने जितनी भी ऊष्मा दी है वो उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में वहाँ पर इकट्ठी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर रखी है। अब ये देखिए अवस्था परिवर्तन, ठोस है, ठोस को हमने ऊष्मा दी तो किस में बदल गया, ऊष्मा देने पर द्रव अवस्था में, द्रव को और गर्म किया तो किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में। ये जो है वो रिवर्सिबल अभिक्रिया है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अगर गैस को ठंडा करेंगे पुनः तो उनकी जो ऊष्मा है वो वातावरण में मुक्त हो जाएगी, गैस के कण जो है वो ठंडे होंगे, यानी गैस संघनित होगी और पुनः किस में बदल जाएगी, शीतल करने पर द्रव अवस्था में। द्रव को यदि हम और शीतल करें तो किस में आ जाएगा, ठोस में। जैसे जल है ना, भाप है, वो ठंडी होते ही पानी में बदल जाती है, यानी जनरली जो द्रव अवस्था है पानी जिसको कहते हैं उसमें, अगर उसको और फ्रीज में रखें हम लोग तो वो किस में बदल जाएगी, बर्फ़ में, जो कि ठोस अवस्था है। तो ये उत्क्रमणीय अवस्था है ना, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है इसीलिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। देखो बेटा यही पढ़ रहे थे हम लोग कि तापमान को जो वो क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का ये प्रभाव पड़ता है, अगर हम लोग किसी एक अवस्था में तापमान को बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण जो है वो उस ऊष्मा को अवशोषित करके बीच के आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। तो ये ताप को बढ़ाने पर तो क्या होगा, ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा, ठीक है। और ताप को घटाने पर क्या होगा, गैस से द्रव बनेगा और द्रव से पुनः ठोस बन जाएगा। तो ये ताप का प्रभाव है। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है इस क्रियाकलाप से कि हम लोग तापमान को बढ़ा करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से क्या बनता है, देखो अब यहाँ भी एक आपको याद आएगा, गर्म होने पर पदार्थ ठोस से पहले द्रव बनेगा, द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। आपने कभी कपूर या नेफ्थलीन की गोलियां अगर धूप में रखी हो तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है और वहाँ पर कोई अवशेष नहीं रहता। तो कोई अवशेष नहीं रहता तो कहाँ चली गई वो, इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी पा करके वो सीधे ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल गई। ठीक इसी प्रकार जो है उनको ठंडा करने पर द्रव अवस्था है ही नहीं, उनमें द्रव अवस्था नहीं होगी, वो गैसीय अवस्था से पुनः वापस ठोस अवस्था में आएंगे। तो इस तरह देखो बिना द्रव में बदले यदि ठोस से सीधा गैस बने और गैस से सीधा वापस ठोस बने तो इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और हम लोग देखेंगे नीचे क्रियाकलाप करेंगे ऊर्ध्वपातन को समझने के लिए। तो देखो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 1.13 करें। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें। क्या लेना आपको, या तो कपूर ले लो या NH4Cl ले लो, अमोनियम क्लोराइड, और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली नहीं है बेटा, यहाँ पे चीनी मिट्टी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा कर इस प्याली के ऊपर रख दें। कीप देखिए ना आपने, उसको उल्टा करके प्याली के ऊपर रख दें और कीप का जो सिरा है ऊपर वाला जो खुला है वहाँ पर एक रुई की डाट लगा दें ताकि हवा जो है वो अंदर की बाहर नहीं जा सके और बाहर की अंदर नहीं जा सके। जैसे ये लगा रखा है, यहाँ पर कीप को उल्टा करने के बाद में रुई की डाट लगा दी और इस तरह से कीप को, चीनी मिट्टी की एक प्याली है ये, इसके ऊपर ये कीप को उल्टा करके रखा गया है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर है कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेंगे। अब इसको गर्म करना चालू किया तो देखोगे आप गर्म जब होगा, अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कटोरी में रखा जब अमोनियम क्लोराइड हम गर्म करेंगे तो आप देखोगे कि धुआं सा उठता हुआ दिखेगा आपको वाइट रंग का और कटोरी से धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। पानी वानी या द्रव अवस्था कुछ नहीं दिखाई देगी कटोरी के अंदर। फिर उसको निकलने के लिए जगह मिलेगी नहीं, तो जैसे ही वो ठंडा होगा वैसे वो कीप की दीवारों पर चिपक जाएगा, है ना, पाउडर के रूप में। आप उंगली से उसको हटा के अलग कर सकते हो। ये पृथक्करण में भी काम आती है जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड के अंदर नमक मिल जाता है, दोनों ही सफ़ेद रंग के पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो इस विधि के द्वारा जो है
कि कौन सी ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा वाष्पशील जो पदार्थ हैं, यानी जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, ठोस से सीधा गैस बनते हैं गर्म करने पर, उनको अलग किया जा सकता है। और गैस से सीधा ही ठंडा करने पर क्या बनेंगे, ये ठोस बनेंगे। तो इस प्रकार ये ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आपको करनी है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जिस तरह ताप का प्रभाव पड़ता है तो वैसे ही क्या दाब, प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है क्या। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। बता दिया मैंने ये कि ठोस के कण पास पास होते हैं, तो गैस की क्या पहचान है, बहुत दूर दूर होते हैं। और द्रव में ठोस से अधिक होते हैं लेकिन गैस से कम होता है रिक्त स्थान। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। बेटा देखो, यंत्र के अंदर या उपकरण के अंदर डालकर किसी भी गैस को जब उच्च दाब से दबाया जाता है तो जबरन उनके कणों को पास पास लाया जाता है। पास पास लाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो खाली स्थान है वो घट गया है, यानी उनके बीच का रिक्त स्थान कम हो गया है। रिक्त स्थान कम होने पर क्या हो गया, कण पास पास आ गए, आकर्षण ज़्यादा हो गया। तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने का सिंबल है। अगर गैस को दबाया जाए, संपीड़ित किया जाए, पास पास आएंगे उसके कण और गैस से द्रव अवस्था में आ जाएगा पदार्थ। विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम होगी, बिल्कुल होगी, संपीड़ित करेंगे तो। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चों देखो, यहाँ पर एक पिस्टन के द्वारा जो है वो एक सिलेंडर के अंदर गैस को दबाया जा रहा है, संपीड़ित किया जा रहा है। इस समय देखो, यहाँ देखो गैस के कणों में कितनी दूरी है। पिस्टन के द्वारा दबाने पर यहाँ कुछ पास आ गए हैं और यहाँ बिल्कुल पास आ गए हैं, ठीक है ना। ये द्रव अवस्था होगी पदार्थ की। देखिए, चलिए, पिस्टन द्वारा ये दाब का प्रभाव देख रहे हैं। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। अब देखो, दाब बढ़ने और तापमान घटने से, या तो दाब को बढ़ाया जाए तो कण पास पास होंगे, या फिर ताप को घटाएंगे यानी ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कण पास पास आएंगे। एक ही बात है दोनों चीज़ें, या तो दाब को बढ़ाया जाए और या फिर ताप को घटाया जाए। तो दाब के बढ़ने और ताप के घटने से गैस किस में बदलेगी बेटा, द्रव में बदलेगी ना। ध्यान रखना इसको, ये प्रश्न आएगा तुम्हारे आगे, है ना, कि गैस को द्रव अवस्था में बदलने की दो विधियाँ, दाब के बढ़ने और ताप के घटने से, ठीक है। आगे देखो, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप में देखा आपने। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, बहुत अधिक प्रेशर के ऊपर इसको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगी क्योंकि कण बहुत पास पास आ जाएंगे। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही किस में परिवर्तित हो जाएगी, किस में हो जाएगी, ठोस में, सॉरी गैस में, है ना, यानी ऊर्ध्वपातन दिखाएगी, ये हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, जब ये ठोस में बदलेगी तो आइस की जैसी लगती है, इसको ड्राई आइस कहते हैं हम लोग। इस तरह से ये भी प्रश्न आता है, ड्राई आइस किसको कहते हैं, CO2, द्रव CO2, वायुमंडलीय CO2, ठोस CO2, तो ठोस CO2 को कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यहाँ पर एक चित्र द्वारा आप इसको समझ सकते हो। देखो, ये ठोस है, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो ठोस का तापमान बढ़ाएंगे तो ये संगलन होगा इसका, और संगलन होकर किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा गलनांक पर। फिर हम द्रव का भी तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया होगी बेटा, और ये किस में बदल जाएगा, गैस में। ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था में आ गया और ये तीसरी अवस्था में। जस्ट अपोजिट करें काम हम लोग, अगर ताप को घटाने का या दाब को बढ़ाने का, तो यदि दाब को बढ़ाया जाए और ताप को घटाया जाए तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। देखो, ऊर्ध्वपातन भी हो सकता है, गैस से सीधा ठोस बन सकती है ना। लेकिन अगर साधारण तरीके से हम लोग ताप को तो क्या करते हैं, कम करते हैं, और दाब को बढ़ाते हैं, तो ठंडे होने पर संघनन से गैस द्रव में, और द्रव को और अधिक ठंडा करने पर जमकर ठोस बनता है। अब अगर द्रव अवस्था की तरफ ना जाएं, तो यदि ताप को बढ़ाया जाए तो कुछ पदार्थ ठोस से सीधे कहाँ चले जाते हैं, गैस में, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और यदि गैस है उसको ठंडा किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो गैस से सीधा ठोस में बदल जाएगी, इसको कहते हैं निक्षेपण।
तो ये चित्र जो है वो क्या दिखाता है, ताप और दाब दोनों का प्रभाव पदार्थ की अवस्था पर दिखाता है। और यहाँ से ये प्रश्न है, ये गृह कार्य है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में कैसे बदलते हैं बताइए। आपको पता है सेल्सियस में बदलने के लिए 273 डिग्री 273 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी तापमान दिया गया है उसमें प्लस करते हैं। फिर किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। मैंने अवस्था परिवर्तन के दौरान बार बार आपको रिपीट करके ये चीज़ बताई है कि दिया गया तापमान जो है वो कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में काम में ले लिया जाता है, जिससे अवस्था परिवर्तन होती है, और इस प्रकार पूरे प्रक्रम का या पूरे सिस्टम का तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि बताओ, अभी बताई थी आपको। तो ये चीज़ आपको यहाँ से करनी है, गृह कार्य करना है, क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।